हेलो दोस्तों, जैसा कि तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरुजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन कि कोई देश उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उस जगह पर रहने वाले लोगों से है, इसी कथन को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तुत किया। इसमें सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है। इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया, जो इस तरह से हैं जैसे गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% तक महिलाओं की सहभागिता और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान होंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने लगातार 8वें केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास को जारी रखने, समग्र विकास को सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, पारिवारिक भावनाओं को बढ़ाने और उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने का वादा किया। इस बजट में प्रस्तावित विकास, शून्य गरीबी, युवा अन्नदाता और नारी को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। बजट में भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक निकाय में भी परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया। इसी दिशा में केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा के 4 इंजन हैं। इसमें सुधार को ईंधन के रूप में और समावेशिता की भावना को पथ प्रदर्शक के रूप में रखा गया है, जहां पर समावेशिता को ही अंतिम लक्ष्य माना गया। अब अगर कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात क्षेत्र को ब्रीफली देखें तो कृषि क्षेत्र के मुख्य पहलों में सरकार तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन की खरीद पर ध्यान केंद्रित करते हुए दालों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, जिससे दालों में आत्मनिर्भर मिशन भी कहा गया है, जो एक 6 वर्षीय अभियान होगा। साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा ताकि मखाना की खेती और मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही मखाना की खेती करने वाले लोगों के लिए एफपीओ भी संगठित किया जाएगा। आपको बता दें कि मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी तकरीबन 85% तक है। साथ ही राज्यों के सहयोग से ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य कौशल विकास, निवेश, प्रौद्योगिकी अपनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को बढ़ावा देकर कृषि में कम रोजगार की समस्या से निपटना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करना है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रवासन एक आवश्यकता के बजाय एक ऑप्शन हो। इसके साथ ही उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया जाएगा। इसी क्रम में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण की सीमा जो पहले 3 लाख रुपए थी, अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए एक नई योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी शुरू की गई, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर होगी और इसे कृषि जिलों में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा, जैसा कि आकांक्षी जिला योजना में भी किया गया था। वहीं अब अगर एमएसएमई की बात करें तो वित्त मंत्री ने विकास के लिए एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया है, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे निर्यात का 50% का योगदान देता है। उन्हें उच्चतर कार्य कुशलता, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमाएं बढ़ाई जाएंगी। सूक्ष्म उद्योगों को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्यम पोर्टल के तहत 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले अनुकूलित क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 10 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम और वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसी कड़ी में गिग वर्करों के महत्व को भी चिन्हित करते हुए उन लोगों को अब उनका अलग से पहचान पत्र दिया जाएगा। साथ ही खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर सरकार भारत को
खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भी एक योजना लागू करेगी, जिसमें मेक इन इंडिया ब्रांड को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आगे सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू करेगी, जिसमें ये सभी पहलू शामिल होंगे। साथ ही जलवायु अनुकूलन विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए ये मिशन स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को ज्यादा बढ़ावा देने पर होगा और उसी को समर्थन देगा, जो कि आप PLI स्कीम में भी देखे होंगे। वहीं अगर निवेश की बात करें तो निवेश को वृद्धि का तीसरा इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश को प्राथमिकता दी है। जहां लोगों में निवेश के अंतर्गत उन्होंने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में सरकारी विद्यालयों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। साथ ही 500 करोड़ रुपए के कुल खर्च के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, संचालन और मरम्मत पर भी ध्यान देने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही सरकार शहरों को विकास का केंद्र, रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता जैसी पहलों का समर्थन करने के लिए 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। ये कोष व्यवहार्य परियोजना लागत का 25% तक कवर करेगा, जिसके लिए बॉन्ड, बैंक ऋण या PPP से कम 50% वित्त पोषण की आवश्यकता होगी। साथ ही 20,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन डेडिकेटेड शुरू किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन शहरों में बिजली की समस्या से निपटने में मददगार होगा। साथ ही निवेश को बढ़ाने के लिए ही बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा जो पहले 74% थी, अब बढ़ाकर 100% कर दी गई है। साथ ही बजट में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड्स ऑफ फंड और अगले 5 वर्षों में IIT और IISc में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 PM रिसर्च फेलोशिप की भी घोषणा की गई है। वहीं अब अगर लास्ट निर्यात की बात करें तो वित्त मंत्री ने निर्यात को विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा, जिससे एक दूसरे मंत्रालय में जो ओवरलैपिंग की समस्या है उससे छुटकारा मिल सके। साथ ही निर्यात ऋण तक पहुंच को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में MSME को समर्थन देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, जिसे भारत ट्रेडनेट कहा गया है, उसे व्यापार का दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही आगे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़े रखने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने ये भी घोषणा की कि सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को भी सहायता प्रदान करेगी, जिसको PLI स्कीम में भी दी जा रही है। और उभरते हुए Tier 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्र को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रारूप का भी प्रस्ताव दिया गया है। और सरकार जल्द ही खराब होने वाली बागवानी उत्पाद सहित एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और वेयर हाउसिंग के उन्नयन हेतु भी सुविधा प्रदान करेगी। इस तरह हमने देखा कि सरकार ने 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकास का इंजन माना है और इन 4 क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस है इस बजट में सरकार का। इन चारों क्षेत्र से हमारे लिए मेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है और प्रीलिम्स में भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं और उन क्षेत्रों से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकार द्वारा इसमें आगे और क्या किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे सुझाव भी आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं।